हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। बालों में लगाने वाला रबर बैंड हो या फिर हो कोई बलून, दोनों की यूजफुलनेस डिपेंड करती है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पर जिसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ये वो खासियत है जिसकी वजह से फोर्स लगाने पर कोई सब्सटेंस स्ट्रेच हो जाता है और फिर उस फोर्स को हटाने पर वो अपना शेप दोबारा रीगेन कर लेता है। लेकिन इलास्टिक चीज़ों को बार बार यूज़ करने से या फिर बहुत एक्सेस फोर्स लगाने की वजह से वो अपनी इलास्टिसिटी खो देते हैं या फिर बर्स्ट हो सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर दिखने वाला ये बलून। बच्चों, ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी में भी चल रहा होता है, हमारी लंग्स के अंदर। हम जब सांस लेते हैं तो एयर जाती है फ्रॉम द ट्रकिया टू द रेस्पिरेटरी ट्री, और इस रेस्पिरेटरी ट्री का जो सबसे लास्ट हिस्सा है वो है एल्वियोलर सैक्स या एल्वियोलाई। एल्वियोलर सैक्स काफ़ी फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होते हैं, ठीक गुब्बारों की तरह। हवा भरने पर इनका साइज बढ़ जाता है और हवा निकलने पर यानी कि एक्सहेल करने पर इनका साइज दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। अब इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एल्वियोलर सैक्स बिल्कुल ग्रेप्स की तरह होते हैं, यानी कि एक एक पार्ट जो है इनका वो सेपरेटेड होता है। लेकिन अगर इन एल्वियोलर सैक्स के ये पार्टीशंस डिस्ट्रॉय हो जाएं और इनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाए तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये अपना फंक्शन भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सारे चेंजेस हैं ये देखे जाते हैं एक रेस्पिरेटरी कंडीशन में जिसका नाम है एम्फाइसेमा, और यही है हमारा आज का टॉपिक। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्फाइसेमा की डेफिनेशन, कॉजेज, पैथोजेनेसिस, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। एम्फाइसेमा इज अ क्रॉनिक डिजीज। ये एक क्रॉनिक डिजीज है, मतलब लंबा चलने वाला डिजीज है, ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे जो लंग्स हैं उसका जो लोअर पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्री के लोअर हिस्से का ये डिजीज है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था ये एल्वियोलाई का एक स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है। अब आगे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल इन्फ्लेशन और एनलार्जमेंट ऑफ द एल्वियोलाई एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वॉल्स। तो इसमें दो मेन चीज़ें होती हैं। एक तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है एल्वियोलाई का। मान लो जैसे बलून में अगर हम बहुत ज़्यादा हवा भरते जाएंगे तो वो बर्स्ट हो जाएगा। यही एग्जैक्टली इस कंडीशन में भी होता है। एंड सेकेंडली, इसके जो वॉल्स हैं, मैंने पहले भी बताया था, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एल्वियोलाई अपना जो स्ट्रक्चर और फंक्शन वो खो देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस कॉजेज अ डिक्रीज इन लंग फंक्शन। तो लंग्स का फंक्शन जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड सो द पेशेंट मोस्टली एक्सपीरियंसेस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो अगर लंग्स अपना काम नहीं कर पाएंगी तो ऑब्वियसली उस पेशेंट को डिस्निया या फिर सांस लेने में दिक्कत होगी। बच्चों, ये जो एम्फाइसेमा है ना, ये कभी आइसोलेटेड या अकेला नहीं होता। ये हमेशा अपने दोस्त के साथ होता है जिसका नाम है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इन दोनों कंडीशंस को सीओपीडी के अंदर रखा गया है। सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में और जानने के लिए आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द कॉजेज ऑफ एम्फाइसेमा। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज इज सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है ये 90% एम्फाइसेमा केसेस का कारण होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम या फिर AAT, जो कि एक जेनेटिक रीजन है जिसमें हमारा डीएनए सफिशिएंट क्वांटिटी में इस एंजाइम को प्रोड्यूस नहीं कर पाता। Next cause is air pollution due to smoke from vehicles or factories and so on. And another cause is lung irritants like chemicals जैसे कि paints, dyes and so on. तो चलो अब पैथोजेनेसिस डिस्कस कर लेते हैं। इस डिजीज़ का रीज़न क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे लंग का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो नोज़ के थ्रू एयर एंटर्स द ट्रैकिया, और ट्रैकिया में जाने के बाद ये दोनों लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस के थ्रू एंटर करती है, जो कि यहाँ पर मेन ब्रोंकस लिखा हुआ है। इसके बाद आगे ब्रांचेस निकलती हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई एंड सो ऑन। फाइनली जो छोटे एयरवेज हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स एंड होते हैं इनटू एल्वियोलर सैक्स एंड एल्वियोलाई, जो कि रेस्पिरेटरी ट्री का बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है।
अब इस पिक्चर में इस छोटे से हिस्से को मतलब जो टर्मिनल पार्ट है उसको हम एनलार्ज्ड वर्जन में देखेंगे पास वाले फिगर में। तो एज यू कैन सी यहाँ हमने स्टार्ट किया है फ्रॉम टर्मिनल ब्रोंक्यूल, मतलब ब्रोंक्यूल का सबसे लास्ट वाला हिस्सा वो आगे चलकर बन जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है जो पार्ट उसको हम कहते हैं एसिनस। एसिनस में क्या क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और उसके बाद उसकी ब्रांचेस जो कि एल्वियोलर डक्ट्स कहलाती हैं और एल्वियोलर सैक्स में जाके वो एंड होती हैं। अब ये जो एल्वियोलर सैक्स हैं इनके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे पॉकेट्स या फिर बलून जैसी स्पेसेस होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो बच्चों एम्फाइसीमा जो है वो एसिनस को अफेक्ट करता है पूरे ही, और इसलिए इसको लोअर रेस्पिरेटरी कंडीशन माना जाता है। नाउ ये जो एल्वियोलाई हैं इनका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दोनों ही गैसेस का एक्सचेंज चल रहा होता है। तो ऑक्सीजन जो है उसको एल्वियोलाई ब्लड वेसल्स को दे देते हैं फॉर द यूज़ इन द टिश्यूज़, और जो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में बनता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उसको वापस एल्वियोलाई में भेज दिया जाता है ताकि वो लंग्स के थ्रू बाहर भेजा जा सके। लेकिन अगर कोई पर्सन स्मोक करता है तो वो जो धुआं है वो स्मोक जो है उसकी वजह से एल्वियोलाई के वॉल्स में जो कि बहुत ही डेलिकेट होते हैं इन वॉल्स में एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन शुरू हो जाता है। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है इसकी वजह से बहुत सारे इम्यून सेल्स रिलीज होते हैं जैसे कि इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन्स, टीएनएफ अल्फा एंड सो ऑन। तो ये जो फिगर है यहाँ पर जो मैंने ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं दीज आर डिनोटिंग द वेरियस इम्यून सेल्स। तो ये इम्यून सेल्स जो हैं वो एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर में चेंजेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारे इलास्टेजेस, कोलेजनेजेस, इस तरह के प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन्स को डिग्रेड करने वाले जो सब्सटेंसेस है वो यहाँ पर आ जाते हैं, जिनकी वजह से जो एल्वियोलाई में स्ट्रक्चरल प्रोटीन या जो उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, जिन प्रोटीन्स की वजह से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ग्रीन कलर से शो किया है। एल्वियोलाई के अंदर जो वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीएजेस की वजह से, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स, उनकी वजह से ये प्रोटीन्स ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर ये प्रोटीन्स ब्रेक हो जाएंगे तो एल्वियोलाई की जो खास बात है उसकी इलास्टिसिटी, वो इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाएगी। अब आगे इसकी वजह से जो प्रेशर चेंजेस क्रिएट होते हैं और एयरवेज जो हैं वो नैरो हो जाते हैं, यानी कि जो पैसेज है, जो जगह है हवा को अंदर और बाहर आने जाने के लिए, वो कम हो जाती है। तो जब हवा अंदर की तरफ जाती है तो एल्वियोलाई में भर जाती है लेकिन बाहर नहीं निकल पाती, और इसलिए एल्वियोलाई जो हैं वो हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाते हैं, मतलब अपने साइज से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। इन सब स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डायलेटेड एल्वियोलाई, मतलब एल्वियोलाई का जो साइज़ है वो ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इसे हम हाइपर इन्फ्लेटेड एल्वियोलाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूमिनस लंग्स, मतलब लंग्स का जो साइज़ या वॉल्यूम है वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ एयर ट्रैपिंग इनसाइड द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पैथोलॉजिकल चेंज है फॉर्मेशन ऑफ बुले। तो बुले क्या होते हैं? दे आर बबल लाइक एयर फिल्ड स्ट्रक्चर्स। तो ये हवा से भरे हुए एल्वियोलर सैक्स होते हैं जिनके अंदर जो पार्टीशंस होने चाहिए थे वो पार्टीशंस रप्चर हो चुके हैं। तो एल्वियोलर सैक्स जिसका स्ट्रक्चर ग्रेप्स जैसा होना चाहिए था, उसके जब पार्टीशंस ब्रेक हो जाते हैं वो एक बड़ा सा बबल बन जाता है हवा से भरा हुआ, और उसी को बुले कहा जाता है, या बुला अगर सिंगुलर में हम कहें तो वो बुला कहलाता है। इसके अलावा ब्लेब फॉर्मेशन भी एम्फाइसीमा की एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ब्लेब्स क्या होते हैं? लार्ज ब्लिस्टर्स फिल्ड विथ सीरस फ्लूइड। तो पानी से भरे हुए या फ्लूइड से भरे हुए बड़े बड़े ब्लिस्टर्स या कह लो पिंपल्स, जख्म जैसे होते हैं लंग के सरफेस पर, मतलब लंग से बाहर दिखाई देते हैं ये, और इनको ब्लेब्स बोला जाता है। ये लंग्स से आउटवर्ड्स या बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं। तो बच्चों ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है आपको कि जो ब्लेब्स होते हैं
ये सीरस फ्लूइड से या पानी से भरे होते हैं और जो बुले होते हैं इनमें एयर या फिर हवा भरी होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ एम्फाइसिमा। सो देर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एम्फाइसिमा। फर्स्ट है सेंट्रीलोब्यूलर एम्फाइसिमा, सेकेंड पैन एसिनार एम्फाइसिमा एंड थर्ड इज पैरासेप्टल एम्फाइसिमा। टाइप ऑफ एम्फाइसिमा डिपेंड करता है कि एसिनस का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड है। मोटे तौर पर या ब्रॉडली देखा जाए तो एक नॉर्मल एसिनस के 3 पार्ट्स होते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो लीड करते हैं इनटू एल्वियोलर डक्ट्स और फाइनली एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है वो सबसे छोटा हिस्सा है ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री। सेंट्रीलोब्यूलर एम्फाइसिमा में जो अफेक्टेड पार्ट होता है इट इज़ द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो ये जो हिस्सा आपको यहाँ कलर्ड दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इट इज़ अफेक्टेड एरिया इन सेंट्रीलोब्यूलर एम्फाइसिमा। जबकि टर्मिनल पार्ट मतलब एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई बच जाते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एम्फाइसिमा यानी पैन एसिनार एम्फाइसिमा में पूरा का पूरा एसिनस अफेक्टेड होता है और इसीलिए इसका नाम पैन एसिनार है। मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई सारे ही पार्ट्स, पूरा टर्मिनल पार्ट जो है रेस्पिरेटरी ट्री का वो अफेक्टेड होता है इन पैन एसिनार एम्फाइसिमा। थर्ड टाइप ऑफ एम्फाइसिमा जो है यानी कि पैरासेप्टल एम्फाइसिमा, इसमें ओनली द मोस्ट टर्मिनल पार्ट मतलब एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलाई ये अफेक्टेड होते हैं एंड द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो हैं दे आर नॉट अफेक्टेड, वो बच जाते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ एम्फाइसिमा। नाउ लेट अस सी द सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एम्फाइसिमा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिस्निया बिकॉज एल्वियोलर जो गैस एक्सचेंज है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। सेकेंड जो सिम्टम है वो क्रॉनिक कफ हो सकता है अगर एम्फाइसिमा जो है वो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ अटैच्ड है, जैसा कि COPD में देखा जाता है। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टोरेशन विथ डार्क थिक स्पूटम। अगला सिम्टम है वेट लॉस। तो काफ़ी ज़्यादा बिना रीज़न के वेट लॉस हो जाना, ये एक बहुत कॉमन चीज़ ऑब्ज़र्व की जाती है एम्फाइसिमा के पेशेंट्स में। इसके बाद है एनलार्जमेंट ऑफ चेस्ट जिसे बैरल चेस्ट भी कहते हैं। ऑल्सो देयर कैन बी स्वेलिंग ऑफ फीट, एंकल्स, लेग्स। तो लोअर लिम्स में स्वेलिंग दिखी जाती है। इसके अलावा क्रॉनिक फटीग एंड मॉर्निंग हेडेक्स, सुबह के समय हेडेक होना, ये भी एक कॉमन सिम्टम माना गया है। चलो लेट्स मूव टू द डायग्नोसिस ऑफ एम्फाइसिमा। सो फर्स्टली जो किया जाना चाहिए इट इज़ टेकिंग द मेडिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन विच इज़ स्पेसिफिक टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे जिसमें कि एम्फाइसिमा के काफ़ी सारे साइंस नज़र आ जाते हैं, जैसे कि हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, फ्लैटेंड डायफ्राम एंड सो ऑन। CT स्कैन में तो और भी क्लियर व्यू एंड पता चल जाता है कि कितना लंग डैमेज हुआ है। देन ABG या आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस से हम मेजर कर सकते हैं कि जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन और CO2 का लेवल कितना है, उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। एंड ऑल्सो जो पल्स ऑक्सीमेट्री है इससे हम सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो ये दोनों टेस्ट्स ABG एनालिसिस एंड पल्स ऑक्सीमेट्री हमें एक इंसाइट देते हैं कि पेशेंट के जो एल्वियोलाई हैं वो अपना फंक्शन ठीक ढंग से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ AAT यानी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। नॉर्मल वैल्यू इसकी होनी चाहिए बिटवीन 75 to 150 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ये एक प्रोटीन है जो लिवर प्रोड्यूस करता है और इसका काम है लंग्स को इन्फ्लेमेशन से प्रोटेक्ट करना। लेकिन एम्फाइसिमा में जहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो लंग्स प्रोटेक्टेड नहीं रह पाती फ्रॉम इन्फ्लेमेशन। देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स या लंग फंक्शन टेस्ट्स, तो नाम से ही पता चल रहा है कि लंग की फंक्शनैलिटी को डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट्स किए जाते हैं। इसे स्पायरोमेट्री भी कहते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंग वॉल्यूम्स एंड लंग कैपेसिटीज़ आर डिटरमाइंड और उन्हें नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ कंपेयर किया जाता है। Finally, we move to the treatment of this disease. Treatment is very, very subjective.
तो लंग डैमेज जो है वो सभी पेशेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर होता है, बट एक कॉमन चीज़ जहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए, इट इज़ द कंट्रोल ऑफ रिस्क फैक्टर्स। तो सबसे पहले अगर पेशेंट स्मोकर है या पैसिव स्मोकर भी है, तो स्मोकिंग को एब्सोल्यूटली स्टॉप करना ज़रूरी है। इसके अलावा सप्लीमेंटल ऑक्सीजन कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। देन मेडिकेशंस डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कॉमन मेडिकेशंस जो हैं दे आर ब्रोंकोडायलेटर्स, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स एंड सो ऑन। देन चेस्ट फिजियोथेरेपी इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं जैसे कि पोस्चरल ड्रेनेज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज एंड सो ऑन। काफ़ी सारे सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि लंग रिडक्शन सर्जरी, जिसमें लंग का एक हिस्सा जो अफेक्टेड हो उसे रिमूव कर दिया जाता है। देन लंग ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है इन सीवियर केसेस एंड सो ऑन। सो बेसिकली द ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द कंडीशन। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय फॉर नाउ, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।